हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो हमारे रिमेनिंग टू एक्ट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमारा जो फर्स्ट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देखो जो ये एक्ट है 1935 का, ये कहा जाता है कि इस एक्ट के तहत इंडिया के अंदर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना। इसीलिए 1935 के एक्ट को क्या बोला जाता है? कंप्लीट इंडिया के अंदर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना के लिए एज ए माइलस्टोन के रूप में इसको मार्क किया जाता है इस एक्ट को, या फिर एज एक जो मील का पत्थर समझा जाता है, मील का पत्थर समझा जाता है किसे? 1935 के एक्ट को। ओके। जब ये एक्ट लाया गया था तो ये काफ़ी क्या था, एक लेंदी डॉक्यूमेंट्स था, मतलब एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स था। इसके अंदर अप्रोक्सीमेट 321 क्या थे? सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल थे। ओके, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? काफ़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स के जो इस एक्ट के तहत लागू किए गए थे। तो उसमें से सब पहला फीचर्स क्या है कि इसके तहत, इस एक्ट के तहत इंडिया के अंदर ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, इसका मतलब है कि एक संघ की स्थापना की गई थी भारत के अंदर। किस प्रकार? जो प्रोविंसेस थी या फिर जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको यूनाइट करके, प्रोविंसेस को और जो प्रिंसली स्टेट थे इनको क्या किया था? यूनाइट करके इंडिया के अंदर क्या की गई थी? ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई थी 1935 के एक्ट के तहत। देखो इस 1935 के एक्ट के तहत, इसी एक्ट से आई थिंक 2015 में या 16 के अंदर यूपीएससी में एक इंडियन पॉलिटी के अंदर मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस फेडरल के ऊपर पूछा गया था, आई थिंक फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर। क्वेश्चन अभी मुझे याद नहीं है, बट हाँ इतना कन्फर्म है क्वेश्चन आ चुका है, आप एक बार देख लेना। उसके अंदर इन्हीं प्रोविजंस को आपको लिखना था, जो उस एक्ट, जो मेन वर्ड पूछा गया था, जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी के अकॉर्डिंग जो इसमें से 2 या 3 प्रोविजंस थे या 2-3 फीचर्स थे इसके, उसी को डिटेल में डिस्क्राइब करना था। वो क्वेश्चन आप देख लेना वहाँ से। ओके, 2015 या 16 में मिल जाएगा आप लोगों को। तो पहला क्या था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। तो ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई थी, मतलब एक संघ की स्थापना की गई थी। किस प्रकार से? प्रिंसली स्टेट को और जो प्रोविंसेस थी उनको यूनाइट करके। देखो जब भी आप लोग ये चीज़ें पढ़ते हो ना इंडियन पॉलिटी को, तो आप ये कभी मत सोच के चलना कि जैसे मैंने अभी बोला कि यूनियन क्या होता है, संघ क्या होता है, ये ऑल इंडिया फेडरेशन क्या चीज़ है, ये फेडरेशन वर्ड क्या है। देखो ऐसा हो सकता है इसके अंदर, अगर अभी मैं इस वर्ड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ यहाँ पर, यूनियन को, फेडरेशन को, इन वर्ड्स को अगर मैं अभी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ तो क्योंकि ये काफ़ी लेंथी वर्ड्स है, इनके ऊपर खुद एक लेक्चर बन जाएगा 1 घंटे का। ओके, तो इनको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इनके ऊपर आपको अलग से लेक्चर मिलेंगे और पढ़ने को मिलेगा, तब आप लोगों को ये चीज़ें अलग से क्लियर हो पाएंगे। देखो ऐसा ही ये इंडियन पॉलिटी ऐसा है कि ऐसा मत सोचना कि आप अभी पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, आप प्रेशर डालना स्टार्ट कर दो दिमाग के ऊपर। जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उससे नेक्स्ट में पढ़ते जाओगे तो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती जाएंगी, तब आपको इन चीज़ों का मतलब समझ में आएगा एक्चुअल के अंदर का मतलब क्या है, कि ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब क्या है, ये फेडरेशन वर्ड है इसका मतलब क्या है। ओके, तो इन चीज़ों को आप कनेक्ट करते चलो, बस पढ़ते चलो। अभी सिर्फ इतना फोकस करो कि जो चीज़ आज हमने पढ़ी है वो सिर्फ आपको समझ आना चाहिए। उसमें से कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो आगे आपको पढ़ने को मिलेंगे। तब मतलब जैसे ये चीज़ें आगे कनेक्ट होंगी वहाँ से आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। जब आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप देखना कि अब आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। ओके, उससे पहले आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो जब ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की तो उसके बाद क्या किया गया कि इंडिया के अंदर जो पावर थी उसको डिवाइड कर दिया गया। किसको? जो पावर थी उसको डिवाइड कर दिया गया। पावर डिवाइड का मतलब ये होता है कि अभी तक जैसे लॉ बनाने की, मैंने इससे पहले वाला जो एक्ट था 1919 का, उसमें भी आपको बताया था कि कुछ पावर सेंटर के पास, मतलब जो मेन वॉइसरॉय था वॉइसरॉय के पास, और उसके नीचे जो प्रोविंसेस थी उनके पास डिवाइड कर दी गई थी, उनको दे दी गई थी। तो उसी को बोलते हैं पावर का डिवीजन। तो इसके अंदर क्या किया गया था कि जो पावर का डिवीजन किया गया था, कितने में? 3 यूनिट्स के अंदर उस पावर को डिवाइड कर दिया गया था। तो 3 यूनिट्स कौन कौन सी थी? जैसे आज भी मैं ज़्यादा चीज़ें वैसे नेक्स्ट क्लासेस की यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, बट थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ा समझ में आ सके। जब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे अभी आगे, तो उसके अंदर भी हमारे इंडिया के अंदर जो करंट्स में हमारी पावर है
जो हमारा इंडिया का आज की डेट में फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें हमने पावर को 3 यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। इसको सेंटर यूनिट प्लस स्टेट, मतलब सेंटर में, स्टेट में, और 1/3 होती है कंकरेंट लिस्ट। इसको बोलते हैं सेंटर लिस्ट, इसको सेकंड है स्टेट लिस्ट एंड थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। इसके अंदर क्या होता है, सेंटर लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स दे रखे होते हैं जिसके ऊपर हमारी सेंटर जो गवर्नमेंट है वो कानून बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो हमारी आज की डेट के अंदर पार्लियामेंट है, मतलब जो बीजेपी की सरकार है, आज की डेट में बीजेपी की सरकार है, तो जो बीजेपी गवर्नमेंट है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जिन जिन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है वो किसके अंदर आते हैं, सेंट्रल लिस्ट के अंदर। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट आते हैं जिसके ऊपर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो उन सब्जेक्ट्स पर अपने स्टेट के अकॉर्डिंग उन पर लॉ बना सकती है, वो किसके अंदर आते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर। जिन जिन सब्जेक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट या जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लॉ बना सकती है, वो किसके अंदर रखे जाते हैं, वो जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट रखे हैं, मतलब उनके ऊपर स्टेट सब्जेक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने लॉ बना सकती है। जो तीसरा है वो है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कि इसके ऊपर सेंटर भी लॉ बना सकती है, स्टेट भी लॉ बना सकती है, बट अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। बट अगर सेंटर ने भी बोला कि लॉ बना दिया किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, और स्टेट ने भी उसके ऊपर कोई भी लॉ बना दिया, तो जो सेंटर का है वो मान्य होगा, स्टेट वाला कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये जो पावर है उसको 3 प्रकार से आज की डेट के अंदर हमारे इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पावर्स को 3 प्रकार से डिवाइड कर रखा है। तो ये 1935 का एक्ट था, जब ये ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना हुई, तो उसके बाद क्या किया गया, पावर को 3 पार्ट्स में या 3 यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। किस किस में, फेडरल लिस्ट, जिसको हम आज की डेट में सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, वो क्या है, फेडरल लिस्ट। सेकंड क्या है, प्रोविंशियल लिस्ट एंड थर्ड क्या है, कंकरेंट लिस्ट। ओके, सेम यही है, सेम टू सेम आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम यूज कर रहे हैं तीनों को, सेम पावर डिवीजन को, और ये भी 1935 के एक्ट के तहत फर्स्ट टाइम इनको लागू किया गया था। बस उस टाइम डिफरेंस ये था कि इसको फेडरल लिस्ट बोलते थे, आज हम इसको सेंट्रल लिस्ट के नाम से जानते हैं। सेकंड है प्रोविंशियल लिस्ट, इसको हम आज की डेट में स्टेट लिस्ट के नाम से जानते हैं। कंकरेंट लिस्ट तो उस टाइम पे भी कंकरेंट था और आज भी कंकरेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं। मतलब आप समझ गए, फेडरल के ऊपर मतलब जिसके ऊपर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस टाइम पर वो लॉ बना सकती थी, मतलब वॉइसरॉय। प्रोविंशियल लिस्ट के ऊपर जो प्रोविंसेस थी वो अपने लॉ बना सकती थी, और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर जो उस टाइम पे दोनों लॉ बना सकते थे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। और ऑल इंडिया फेडरेशन की जो स्थापना के बाद क्या किया गया था, पावर को 3 यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। और इन जो ये लिस्ट दे रखी है इसके अंदर सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट फिक्स होते हैं। जैसे कि अगर फेडरल लिस्ट है और प्रोविंशियल लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, तो इनके अंदर सब्जेक्ट होते हैं कि इतने टॉपिक्स इस लिस्ट के अंदर आएंगे, इतने इसमें और इतने इसके अंदर। अगर उस टाइम की बात करूँ तो फेडरल लिस्ट में थे 59 सब्जेक्ट, कितने थे, 59 सब्जेक्ट्स थे। और अगर बात करें प्रोविंशियल की तो उसके अंदर थे 54 सब्जेक्ट। और अगर बात करें कंकरेंट लिस्ट की तो उसके अंदर दे रखे थे 36 आइटम या 36 सब्जेक्ट्स दे रखे थे, जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती थी। ओके, तो ये है आज की डेट के अंदर कितना है वो हम फ्यूचर के अंदर जब आगे पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन ये जो एक्ट है, सॉरी ये जो प्रोविजंस था, ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन का एज ए संघ जिसको बोला जाता है, ये लागू नहीं हो पाया था। क्यों लागू नहीं हो पाया था, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने इसके अंदर ज्वाइन करने से मना कर दिया था, तो इस वजह से ये लागू नहीं हो पाया था। अच्छा, बात करें रेज्यूडरी पावर के बारे में, तो रेज्यूडरी जो पावर है उस पर लॉ बनाने की जो पावर दे दी गई थी वो किसके पास थी, वॉइसरॉय के पास। ओके, तो रेज्यूडरी पावर का मतलब ये होता है ऐसे सब्जेक्ट जो ना तो फेडरल लिस्ट के अंदर आते हों, ना प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर आते हों, और ना ही कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हों। तो इस प्रकार का अगर कोई सब्जेक्ट है तो उस पर पावर कौन बनाएगा, मतलब उसके पर जो लॉ बनाने की पावर है वो किसके पास रहेगी, तो वो है वॉइसरॉय के पास। और इसी प्रकार की जो पावर होती है, मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट के अंदर नहीं आते हैं, ओके, उन पर जो लॉ बनाने की पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, रेज्यूडरी पावर। और वो किसको पास दे दी जाती है, किसको दे दी गई, वॉइसरॉय के हाथ में। ओके, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ऐसे सब्जेक्ट रखे ही क्यों, जिसको ना तो हम लोगों ने फेडरल लिस्ट में रखा, ना प्रोविंशियल लिस्ट में रखा, ना कंकरेंट लिस्ट में रखा।
देखो क्या होता है ना, काफ़ी बार जैसे कि करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 1946 के अंदर हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करती है और 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनके तैयार हो जाता है, संविधान बनकर तैयार हो जाता है। पर जब हमारा संविधान बना तो क्या उस टाइम पर हमारे देश के अंदर पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चलन था? कहीं मोबाइल फ़ोन्स थे किसी के पास, लैपटॉप्स नहीं होते थे इतने ज़्यादा, ओके, ऑनलाइन क्राइम भी नहीं था। तो ये सब चीज़ें उस टाइम अवेलेबल नहीं थी। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसे होती हैं जो उस टाइम पर जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाता है या जिस टाइम पर ये एक्ट बन रहा था उस टाइम पर काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट है जिसकी नॉलेज उस टाइम पर नहीं होती है। फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस निकल के आ जाती हैं कि ऐसे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, अब लगता है कि ना तो यार ये इस लिस्ट के अंदर आते हैं, ना ही प्रोविंशियल लिस्ट में आते हैं, ना ही कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं उस पर कौन लॉ बनाएगा, इस तरीके के सब्जेक्ट्स पर किसके पास पावर दे दी जाए। तो जो इस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं मतलब जो फ्यूचर के अंदर आते हैं, जो आज की डेट में प्रेजेंट नहीं है, बट ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कुछ नई चीज़ें निकल के आ जाती है फ्यूचर के अंदर। तो जो फ्यूचर में कुछ नए सब्जेक्ट्स आएंगे उन पर जो लॉ बनाने की पावर होती है उसी को बोलते हैं रेज्यूडरी पावर, और वो किसके पास दे दी गई थी? वाइसरॉय के पास, जो इस एक्ट के तहत लागू किया गया था। तो हमारे करंट सिचुएशन में इंडिया के अंदर भी जैसे आज की डेट में अगर बात करूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 3 तरीके की पावर है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो तीनों में कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जैसे काफ़ी सब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में बात की आपसे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, कि जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो ये उस टाइम पर इस तरीके के चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। फ्यूचर के साथ, टाइम के साथ ये मोबाइल फ़ोन्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए, तो ये सब चीज़ें अवेलेबल हो गई। तो इनके ऊपर भी जो लॉ बनाने की पावर है वो किसी एक्स्ट्रा बॉडी को दे दी जाती है। तो हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, इन चीज़ों के बारे में तब डिस्कस करेंगे, ओके। तो 1935 के एक्ट के तहत जो इस तरीके के सब्जेक्ट्स थे उन पर लॉ बनाने की पावर किसको दे दी गई? वाइसरॉय को, और उसी को क्या बोलते हैं? रेज्यूडरी पावर। अब नेक्स्ट देखते हैं, अबोलिश द डायआर्की इन द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस के अंदर क्या कर दिया गया? डायआर्की को अबोलिश कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। तो प्रीवियस एक्ट के तहत मैंने आप लोगों को बताया था कि किस एक्ट के तहत इस डायआर्की सिस्टम को लागू किया गया था, वो आप लोग बताओगे। ये डायआर्की सिस्टम क्या होता है? अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे अभी पावर का हम लोगों ने डिवीज़न किया है, डिवाइड किया है, सेंटर के अंदर, स्टेट के अंदर, तो सेम उस तरीके से प्रीवियस एक्ट के तहत भी मैंने बताया था आप लोगों को कि कुछ पावर वाइसराय ने मेन पावर अपने पास रख ली थी और कुछ पावर प्रोविंसेस को क्या कर दी गई थी? ट्रांसफ़र कर दी गई थी। अभी किस एक्ट के तहत की गई थी ये आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। तो कुछ पावर क्या है? प्रोविंसेस के पास ट्रांसफ़र कर दी गई थी। उस पावर को 2 भाग में डिवाइड कर दिया था, एक तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर और दूसरा था रिजर्व्ड सब्जेक्ट के अंदर, ओके। तो इसी को क्या बोलते हैं? डायआर्की सिस्टम। इसी को क्या बोलते थे? डायआर्की सिस्टम। कि जो पावर प्रोविंसेस को दी गई थी, मतलब गवर्नर को दी गई थी प्रोविंसेस के, उस पावर को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ट्रांसफर सब्जेक्ट में और रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर क्या कर दिया गया था? डिवाइड कर दिया गया था। इसी को क्या बोलते हैं? डायआर्की, ओके। तो इस एक्ट के तहत 1935 के एक्ट के तहत इस डायआर्की को क्या कर दिया जाता है? अबोलिश कर दिया जाता है। और जो प्रोविंशियल थी उनके अंदर कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी जाती है। इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। क्या दे दी जाती है? ऑटोनॉमी दे दी जाती है। और जो प्रोविंसेस थी उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की भी स्थापना की जाती है इस एक्ट के तहत। किसकी? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। कहाँ पर? इन प्रोविंसेस के अंदर। तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब यह है कि जो वहाँ पर गवर्नर होते थे अभी तक वो कुछ डिसीजंस लेने के लिए इंडिपेंडेंट थे, मतलब अपनी मर्जी से कुछ डिसीजन ले सकते थे। बट इस एक्ट के तहत क्या कर दिया गया कि जो गवर्नर है वहाँ पर वो क्या करेगा? जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उस प्रोविंसेस की क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। और उस लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो भी मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन? मिनिस्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है, अब ये गवर्नर उन मिनिस्टर की एडवाइस पर ही कोई काम करेगा। क्या करेगा? उन मिनिस्टर की एडवाइस पर ही कोई काम करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं आज की डेट में, हरियाणा के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, और जो हमारे हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर कुछ जो मिनिस्टर्स हैं, जो कुछ MLAs हैं, ओके। तो जो CM है हमारे हरियाणा के, वो इन मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही काम करेंगे, ओके। कुछ इस तरीके का प्रोविज़न किया गया था। लेकिन उससे पहले क्या थे कि गवर्नर के पास कुछ इंडिपेंडेंट पावर थी जिसकी हेल्प से वो कुछ डिसीजन इंडिपेंडेंट ही ले सकते थे, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या मतलब है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि
सबकी जवाबदेही थी। अब जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मिनिस्टर्स थे, अब उन सब की एडवाइस के ऊपर ही गवर्नर काम करेगा। जब तक ये उस किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अपनी एडवाइस नहीं देंगे, सलाह नहीं देंगे, गवर्नर के पास पावर नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले सके। ओके, और ये एक्ट 1935 के एक्ट, इस प्रोविज़न को लाया गया था और ये लागू कब हुआ था? 1937 के अंदर। और 2 साल के बाद मतलब 1939 में क्या होता है, इस प्रोविजंस को कैंसिल कर दिया जाता है। मतलब ये जो भी ऑटोनोमस पावर प्रोविंसेस को दी गई थी, इसको ख़त्म कर दिया जाता है। अब बात करते हैं थर्ड, अडोप्शन ऑफ डायरार्की एट द सेंटर। सेंटर के अंदर डायरार्की सिस्टम को लागू कर दिया गया था। प्रोविंसेस से तो इसको अबोलिश कर दिया गया डायरार्की सिस्टम को, और सेम डायरार्की सिस्टम को कहाँ पे लागू कर दिया जाता है? सेंटर के अंदर लागू कर दिया जाता है। डायरार्की का मतलब अभी आप समझ चुके हो कि सब जो भी उस पर्टिकुलर सेंटर से रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट है सेंटर के, उसको अगेन फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। मतलब जो फेडरल क्या है, फेडरल सब्जेक्ट्स हैं, उनको किस में डिवाइड कर दिया गया? अगेन 2 पार्ट्स में। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर, और दूसरा किसके अंदर? रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर। जो अभी तक प्रोविंसेस के अंदर लागू होती थी डायरार्की, उसको किस में लागू कर दिया गया? सेंटर के अंदर लागू कर दिया गया था। ओके, लेकिन देखो इसको अडोप्ट तो किया गया था इस एक्ट के तहत, बट ये क्या है, लागू नहीं हो पाई थी। इसको ऑपरेशन में ही नहीं लेके आया गया था इस प्रोविज़न को। किसको? अडोप्शन ऑफ डायरार्की एट द सेंटर। ये है, इस प्रोविज़न को लागू तो किया गया था, सॉरी एक्ट को लाया तो गया था, अडोप्ट किया गया था, इस तरीके का प्रोविज़न बनाया गया था, बट इसको लागू नहीं किया गया था। बस आप ये ध्यान रखना कि जो डायरार्की एट द सेंटर है, इसको लागू नहीं किया गया था। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है इंट्रोड्यूस्ड बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है, वैसे प्रीवियस एक्ट में भी इस वर्ड को हम यूज कर चुके हैं एक बार। तो बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है अपर हाउस और लोअर हाउस। जैसे आज की डेट में अगर हमारे सेंटर में बात करें तो एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो ये दोनों ही क्या है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? बाईकैमरलिज्म। तो ये जो बाईकैमरलिज्म है इंट्रोड्यूस किया गया था, ये कहाँ पर था? स्टेट के अंदर। कहाँ पे? जो प्रोविंसेस थी ना उस टाइम पर, उन प्रोविंसेस के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब लागू किया गया था। तो उस टाइम पर टोटल 11 प्रोविंसेस थी। कितनी थी? 11 प्रोविंसेस। तो 11 में से 6 प्रोविंसेस के अंदर क्या लागू किया गया था, क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? बाईकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब वहाँ पर सेंटर में तो लोकसभा और राज्यसभा होती है, बट स्टेट के अंदर क्या होती हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनको क्या बोला जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो 6 स्टेट के अंदर देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली तो कंपलसरी है, सभी स्टेट के अंदर है, ओके, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये नहीं होती है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को पहले बार इंट्रोड्यूस किया गया था किसके अंदर? 6 जो प्रोविंसेस थी उस टाइम पर, उन 6 प्रोविंसेस के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल को लागू किया गया था। ओके, इसी को बोलते हैं इंट्रोड्यूस्ड ऑफ बाईकैमरलिज्म। तो ये कौन कौन सी थी, कौन कौन सी प्रोविंसेस थी? आई थिंक बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। ये कुछ 6 प्रोविंसेस थी जिसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर करंट टाइम की मैं बात करूं, इंडिया के अंदर 6 स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ओके, तो किन किन 6 स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये आपको पता है तो अच्छी बात है, वरना हम तो फ्यूचर में पढ़ेंगे। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो। फिलहाल करंट के अंदर 6 स्टेट के अंदर है लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ओके, वैसे भी वेस्ट बंगाल के अंदर भी इसको लागू करने की बात चल रही थी, बट अभी तक हुआ नहीं है। करंट में ओनली 6 स्टेट के अंदर ही है। और इससे पहले मैं बात करूं तो उड़ीसा ने भी इस चीज़ के लिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए शायद एक बार अप्लाई किया था, तो वहाँ पे भी नहीं हुआ। और वेस्ट बंगाल में भी अभी जो इलेक्शन हुए हैं ये, जिसके अंदर ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, बट वो अपनी जिस सीट से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो वहाँ से हार गई थी। तो उसके बाद डिस्कशन चल रहा था कि इसके अंदर वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि देखो ममता बनर्जी जो है वो हार गई अपनी जगह से, जिस सीट से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अब या तो क्या करेंगे, वो सिर्फ, वैसे तो चीफ मिनिस्टर बन गई वो हारने के बाद, बट वो सिर्फ 6 महीने तक ही चीफ मिनिस्टर बनी रह सकती है, अपने पद पर रह सकती है। क्यों? क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर बना रहने के लिए किसी न किसी उससे या तो लेजिस्लेटिव असेंबली से या लेजिस्लेटिव काउंसिल से मंत्री पद का, मतलब मंत्री बनना ज़रूरी है उनका, किसी न किसी पे तो मेंबर बनना जरूरी है। मतलब या तो लेजिस्लेटिव असेंबली का या लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का तो बन नहीं सकती क्योंकि वो सीट हार चुकी है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो बन सकती है वो हारने के बाद भी, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या वेस्ट बंगाल में है नहीं।
तो इसलिए वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की बात चल रही थी। अभी हुआ नहीं है वो, बाकी अगर होता है तो कभी देखेंगे फ्यूचर के अंदर। फिलहाल 6 स्टेट के अंदर हमारे इंडिया के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आप सर्च कर सकते हो, पढ़ने में इंटरेस्टेड हो आप चाहते हो अभी से। बाकी हम फ्यूचर के अंदर जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि किन किन 6 स्टेट के अंदर है। ओके, नेक्स्ट है एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, इसको और इंक्रीज़ कर दिया गया था। आई थिंक आप इस वर्ड से तो काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी जो आई थिंक 1909 के एक्ट के तहत इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसके बाद जितने भी एक्ट्स आए हैं सब, मतलब जो 1919 के अंदर भी और अब 1935 के अंदर भी इस एक्ट को एक्सटेंड किया गया है, सॉरी इस प्रोविज़न को एक्सटेंड किया गया है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को। ओके, तो इस जो 1935 का एक्ट है इसके तहत किसके लिए इसको और बढ़ा दिया गया है, किस को, तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, वुमेन के लिए और लेबर क्लास के लिए, इनके लिए भी सेपरेट इलेक्शंस का प्रोविज़न किया गया था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस एक्ट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे, नहीं पढ़ा है तो आप जाके एक बार वीडियो देख सकते हो। बस फिलहाल इस एक्ट के तहत इतना याद रखो कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया गया था किन किन के लिए, यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, वुमेन के लिए और लेबर क्लास के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा अबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया। जो अब ये जो काउंसिल का गठन कब किया गया था, काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन 1858 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी, जब भारत के सचिव मतलब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए जिस पद का प्रावधान किया गया था, तो उसके लिए एक 15 मेंबर की कमेटी गठित की गई थी, 15 कैंडिडेट्स के 15 मेंबर्स की एक क्या है काउंसिल की स्थापना की गई थी, काउंसिल ऑफ इंडिया की। ओके, तो क्या कर दिया गया था, इस एक्ट के तहत जो 1935 का एक्ट है, इस एक्ट के तहत इस काउंसिल को कैंसिल कर दिया गया था, मतलब अबोलिश कर दिया गया था, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे उनको हेल्प के लिए अब अलग से कुछ मेंबर्स प्रोवाइड कर दिए गए थे। ओके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद ए टीम ऑफ एडवाइजर्स। इसके बाद क्या कर दिया जाता है, जो काउंसिल को तो कैंसिल कर दिया उन्होंने, लेकिन उसकी एडवाइजरी के लिए एक अलग से एक टीम का गठन कर दिया जाता है इस एक्ट के प्रोविज़न के बाद। तो नेक्स्ट है एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी। जो फ्रेंचाइजी का मतलब है कि जो हमारे यहाँ वोटिंग राइट था, अभी तक आप लोगों को पता है कि वोटिंग राइट पूरी इंडिया में सभी के पास नहीं था, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो अप्रोक्सीमेट 10% पॉपुलेशन थी ना जो इंडिया की, 10% पॉपुलेशन को अभी तक वोटिंग राइट मिल चुका था इस एक्ट के बाद। तो अगर बात करें 1935 के एक्ट के बाद, अगर आपसे पूछता है कि 1935 के एक्ट के बाद लगभग कितनी पॉपुलेशन के पास, इंडिया की कितनी पॉपुलेशन के पास वोटिंग राइट था कि वो अपना वोट डाल सकते थे, अपना जो कैंडिडेट है अपनी जो लेजिस्लेटिव असेंबली का उस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकते थे, तो ये पावर थी ओनली 10% पॉपुलेशन के पास। जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन थी उसकी सिर्फ 10% पॉपुलेशन के पास ही अभी तक वोटिंग राइट उनको मिल पाया था। ये भी इस 1935 में जो कुछ एक्सटेंड किया था उसके बाद 10% हो पाया था ये। ओके, नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 1935 के एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी बार आपसे, और अदर स्टेट एग्जाम्स में जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब की गई थी। जो आज की डेट में हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो उसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है ये। तो इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, जो 1935 का एक्ट है उसके तहत क्यों की गई थी। जो उस टाइम पर करेंसी थी या फिर जो क्रेडिट है कंट्री का, उसको कंट्रोल करने के लिए 1935 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करें तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एक पब्लिक सर्विस कमीशन की गठन किया गया था। पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब आपको पता ही, जैसे कि आज की पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि प्रीवियस एक्ट के अंदर भी मैंने बताया था 1926 के अबाउट हम लोगों ने पढ़ा था तब। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी। और नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट इसके साथ साथ किसकी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। और अगर कोई 2 या 2 से अधिक स्टेट हैं वो चाहते हैं उनके लिए खुद का दोनों का एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो उसके लिए भी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी। ओके, किसकी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी। अगर कोई 2 या 2 से अधिक स्टेट हैं और वो चाहते हैं उन 2 या 2 से अधिक स्टेट हैं उनका सभी को, दोनों या तीनों का एक ही
पब्लिक सर्विस कमीशन हो तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। या फिर किसी जो प्रोविंसेस है उनके लिए सेपरेट अगर प्रोविंस जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। और उनका गठन भी किसके तहत किया गया था, इसी एक्ट के तहत किया गया था। उसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर आज की डेट की बात करूँ तो मैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, इनके बारे में अलग से डिटेल लेक्चर है, वही देखेंगे, अभी फ़िलहाल ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं तो हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। उसके अलावा इस एक्ट के तहत 1935 के एक्ट के तहत एक किसका सेटअप किया गया था, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। किसकी, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। और ये इस एक्ट के तहत उसको प्रोविज़न किया गया था फेडरल कोर्ट का, और वो सेटअप कब हुआ था, 1937 के अंदर उसको सेटअप किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे इस 1935 के एक्ट के। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आप सभी के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट के तहत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी जो 1935 में लागू हुआ था। उसके अलावा जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है इसको एक्सटेंड किया था हम लोगों ने। काउंसिल ऑफ इंडिया को अबोलिश कर दिया था, मतलब उसको कैंसिल कर दिया। उसके अलावा स्टेट्स के अंदर 6 प्रोविंसेस के अंदर क्या है, बाईकैमरलिज्म को लागू किया था, मतलब क्या चीज़, लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, आप एक बार इनको अच्छे से रिवाइज करना। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट अभी तक जितने पढ़े हैं सबसे ज़्यादा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट अभी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट एक्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बारे में। अब हम बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बारे में। तो पहले इस एक्ट का थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। देखो होता क्या है कि उस टाइम पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था क्लेमेंट एटली। तो वो 20 फरवरी 1947 को घोषणा करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया को ब्रिटेन रूल से कम्प्लीटली फ्री कर दिया जाएगा। किस डेट तक, 30 जून 1948 तक। क्या कह रहे थे कि 30 जून 1948 तक ब्रिटेन जो इंडिया है उसको ब्रिटेन रूल से कम्प्लीटली फ्री कर दिया जाएगा। और जो पावर है उसको वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हाथों के अंदर, मतलब रिस्पॉन्सिबल हैंड्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हाथों में सौंप दिया जाएगा। तो इस अनाउंसमेंट के बाद जो मुस्लिम लीग थी वो नाराज़ हो जाते हैं और आंदोलन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो फिर उसके बाद वो क्या डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं कि इंडिया के, मतलब जो हमारा कंट्री है इंडिया, इसके पार्टीशन की डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन, मुस्लिम लीग। किस लिए, जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे उन्होंने जो घोषणा की थी उस घोषणा के आधार पर जो मुस्लिम लीग है वो इंडिया का, मतलब कंट्री का पार्टीशन की डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद 3 जून 1947 को, मतलब 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेन डिक्लेयर करती है, क्लियर करती है क्या, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1947 में गठित की गई थी, इसका गठन किया गया था किसके लिए, कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का गठन करने के लिए, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी वो उस पार्ट पर लागू नहीं होगा, इंडिया के उस हिस्से पर लागू नहीं होगा जो उसे स्वीकार नहीं करेगा, उसे उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी दिन 3 जून, मतलब 3 जून 1947 को क्या होता है कि उसके बाद जो वहाँ के वायसराय थे, कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, तो उन्होंने क्या किया, एक पार्टीशन की डिमांड, मतलब जो पार्टीशन का प्लान पेश किया, किसका, इंडिया के पार्टीशन का एक प्लान पेश किया। और उस पार्टीशन के प्लान को दोनों ने, कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी, दोनों ने उसको स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार इंडिया के 2 टुकड़े हो गए, मतलब इंडिया का विभाजन हो गया। किस किस के अंदर, एक तो हमारा कंट्री इंडिया और दूसरा बन गया पाकिस्तान। तो 3 जून 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक किसका, इंडिया के पार्टीशन का प्लान पेश किया था, जिसे हम माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। उस प्लान के तहत इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है और इसे जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 उसके तहत इसको लागू कर दिया जाता है। तो ये कुछ बैकग्राउंड था इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के पीछे। अब देखते हैं इस एक्ट के क्या कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो इस 1947 के एक्ट के तहत लागू करे गए थे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इस एक्ट के तहत वो क्या है कि इस एक्ट ने क्या किया, ब्रिटिश रूल को इंडिया के अंदर कम्प्लीटली फिनिश कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। मतलब ये है कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश रूल इंडिया से कम्प्लीटली क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ब्रिटिश रूल का एंड हो जाता है इंडिया के अंदर। और आज से क्या है, मतलब आज से, मतलब जो उस डेट की बात कर रहा हूँ 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से क्या हो जाता है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट एंड सोवरन स्टेट। अच्छा, ये जो स्टेट वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके पीछे आपकी बुक के अंदर आपको इंडिया के जगह, मतलब कंट्री वर्ड नहीं मिलेगा, इंडिया के साथ आपको स्टेट वर्ड मिलेगा कि जो इंडिया है वो एक
इंडिपेंडेंट और सोवरन स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है इंडिया को। किस डेट से? 15 अगस्त 1947 से। आफ्टर दिस माउंटबेटन प्लान, आफ्टर दिस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इस प्रकार इस एक्ट ने इंडिया और पाकिस्तान नाम की दो डोमिनियंस का क्रिएट किया। मतलब उसके बाद इस एक्ट के बाद क्या बन गए? इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो स्टेट्स, मतलब दो कंट्री क्या हो गए? क्रिएट हो गए। और जिन दोनों कंट्रियों को क्या है? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने की पूरी स्वतंत्रता थी। मतलब ये क्या थे? अब दोनों इंडिपेंडेंट थे, सोवरन थे, इनको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने की पूरी परमिशन थी। नेक्स्ट फीचर क्या है इस एक्ट का कि इस एक्ट के तहत अभी तक देखो हमारे कंट्री के अंदर क्या हो रहा था? वॉइसराय का जो पहले क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसकी जगह पे क्या कर दिया गया था? उस पद को चेंज करके उस पोस्ट का नाम वॉइसराय कर दिया गया था। लेकिन इस एक्ट के तहत, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के तहत क्या होता है कि वॉइसराय को पद को ख़त्म करके अगेन क्या कर दिया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद अगेन दोबारा से वो सेम पोस्ट को लागू कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल की पोस्ट को लागू कर दिया जाता है। और जो गवर्नर जनरल की पोस्ट पर जिस कैंडिडेट को नियुक्त किया जाएगा, जिस कैंडिडेट को क्या किया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा, उसको कौन अपॉइंट करेगा? जो उस टाइम पर ब्रिटिश का किंग था। मतलब उसका जो ये कंडीशन लागू की गई थी कि उस गवर्नर जनरल को ब्रिटिश का किंग उस पोस्ट पर अपॉइंट करेगा, बट द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट। जो उस टाइम पर डोमिनियन कैबिनेट थी, मतलब जो इंडिया की कैबिनेट है, उसकी रिकमेंडेशंस पे, उनकी एडवाइस पर इंडिया के गवर्नर जनरल को क्या किया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा। और जो पाकिस्तान की कैबिनेट थी, उनकी एडवाइस पर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को क्या किया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा। बट हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात कि इस पर, मतलब जो गवर्नर जनरल था, इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का किसी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं था। देखो, अपॉइंटमेंट तो उन्होंने किया था, ब्रिटिश के जो किंग थे उन्होंने इसको अपॉइंट किया था। किसकी एडवाइस पर, किसकी सलाह पर? जो उस टाइम पर जो हमारे देश की कैबिनेट थी, इंडिपेंडेंट कैबिनेट थी, सोवरन कैबिनेट थी, ओके, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे इंडिया की हो, तो जो इंडिया की कैबिनेट थी उसकी सलाह पर, उसकी रिकमेंडेशन पर, उसकी एडवाइस पर इंडिया के गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया था। सेम एज जो पाकिस्तान की कैबिनेट थी, पाकिस्तान की कैबिनेट की सलाह पर क्या किया गया था? जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे उनको अपॉइंट किया गया था। किसने अपॉइंट किया था? उस टाइम पर जो ब्रिटेन के किंग थे उन्होंने। बट हाँ, ये है कि उस पर ब्रिटेन गवर्नमेंट का किसी प्रकार से कोई भी कंट्रोल नहीं था। फोर्थ प्रोविज़न जो इस एक्ट के तहत वो किया गया था, वो क्या था कि अब दोनों जो कैबिनेट थी, चाहे ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूएंट थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो चाहे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, दोनों अपने लिए क्या कर सकती थी? खुद का कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर सकती थी। उनके पास पावर दे दी गई थी इसकी, मतलब दोनों क्या थी? अब इंडिपेंडेंट थी, सोवरन थी, तो दोनों के पास क्या थी? पावर थी कि अपने लिए वो क्या कर सकती है? खुद का कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर सकती है, या फिर किसी भी, चाहे तो अपनी मर्जी से किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान अपने देश के अंदर लागू कर सकती है। उसके अलावा उनके पास क्या और पावर दी गई थी कि जो भी अभी तक ब्रिटिश रूल के अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कानून हमारे देश के अंदर लागू थे, वो उनको ख़त्म कर सकती है। चाहे तो ख़त्म कर सकती है, और अगर उनकी मर्जी हो चाहे तो वो उनको कंटिन्यू भी कर सकती है। ओके, मतलब कंटिन्यू करने का मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का उन लॉज पे किसी प्रकार का कोई कंट्रोल है, नहीं, कंट्रोल तो इंडियन गवर्नमेंट का रहेगा उस पर। बट हाँ, आप लोगों को लगता है कि वो कुछ अच्छे हैं, जैसे जो हमने एक्ट पढ़ाया अभी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1935, इसके काफ़ी सारी चीज़ें इससे उठाई है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने ब्रिटेन से पूछ के लिए वो, नहीं, हम लोगों को वो चीज़ अच्छा लगी, हमने उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख ली। तो इसी प्रकार का प्रोविज़न किया गया था कि अगर आपको किसी भी प्रकार का जो कानून है जो ऑलरेडी ब्रिटिश रूल के अंदर, इंडिया के अंदर लागू था, अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे या पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहे तो वो उसको लागू कर सकती है। मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है चाहे तो उसको वो लागू कर सकती है। उसके अलावा अगर चाहे तो वो जो इसमें ये भी पावर दी गई थी कि जो ये एक्ट लागू किया गया है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, चाहे तो वो इसको भी कैंसिल कर सकती है। ओके, इस तक की पावर दे दी गई थी, मतलब हमारे पास इतनी इंडिपेंडेंस थी उस टाइम पर। इसके अलावा इन दोनों संविधान सभाओं को यह भी पावर दी गई थी कि जब तक हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता या फिर हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो जाता देश के अंदर, तब तक वो चाहें तो अपने देश के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ये प्रोविज़न क्यों किया गया था? क्योंकि ऐसा है, देखो, हमारा कंट्री आज़ाद तो हो गया था, बट अगर हमें चलाने के लिए अब हमारा देश चलाएगा कैसे, चलेगा कैसे? क्योंकि हमारे देश के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं।
तो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देश ऑपरेट कैसे होगा? उस टाइम पर ना हमारे देश के पास किसी प्रकार की कोई लोकसभा है, ना राज्यसभा है, ना किसी प्रकार की कोई गवर्नमेंट है। ओके, तो उस टाइम पर सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो क्या किया था, जो रिस्पॉन्सिबल हैंड्स थे, मतलब जो उस टाइम पर इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, जो मेन नेता था, जैसे कि हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो इन मेन पार्टियों के हाथ में हमारे देश की मेन पावर थी, वो सौंप कर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो ब्रिटिश रूल है उसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन अभी हमारे देश को चलाने के लिए किसी प्रकार का मेन सोर्स था नहीं हमारे पास, ना लोकसभा थी, ना राज्यसभा था। ओके, तो इस तरीके के नहीं थे, तो इसलिए ये प्रोविज़न किया गया था कि जब तक हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है लागू नहीं हो जाता, बन नहीं जाता है, तब तक हम अपनी विधानसभाओं का गठन कर सकते हैं। विधानसभा बनाने की ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि इस एक्ट के तहत ये प्रोविज़न किया गया था, मैंने आपको भी बताया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल थे इंडिया के अंदर लागू थे, अब वो इंडिया के अंदर लागू नहीं होंगे। इस एक्ट के तहत ये प्रोविज़न किया गया था। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे देश की जो खुद की सरकार है, हमारे देश की जो विधानसभाएं हैं, वो उस एक्ट को या उस कानून को अपने तहत अगेन दोबारा से लागू नहीं करेंगी, तब तक वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल इंडिया के अंदर लागू नहीं होंगे। तो उनको कंटिन्यू करने के लिए भी हमें किसकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इस एक्ट ने क्या किया था, जो ब्रिटेन के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उनकी पोस्ट को ख़त्म कर दिया, मतलब उसको उसके ऑफिस को ही ख़त्म कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था कम्प्लीटली। क्यों? क्योंकि अब जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश की गवर्नमेंट नहीं बची, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के अंदर क्या करेंगे? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? आपको अगर पता है तो इस क्वेश्चन का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इस ऑफिस का किस कौन से एक्ट के तहत इसका प्रोविज़न लाया गया था? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो इसके तहत मैंने 1935 के एक्ट में भी आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए हैं इसी के रिगार्डिंग। तो लेकिन इस एक्ट के तहत, मतलब 1947 के एक्ट के तहत इस एक्ट के तहत जो ऑफिस था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसको क्या कर दिया गया था? फिनिश कर दिया गया था, मतलब उस ऑफिस को ही अबोलिश कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। और उसके जो भी फंक्शंस थे, जो भी कार्य करते था, कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो भी कार्य करता था, वो सभी के कार्य, मतलब उसके जो भी फंक्शंस थे, उनको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। तो वहाँ पर उस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था मंत्रालय था, मिनिस्ट्री थी, उसके अंदर एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ के नाम से भी एक ऑफिस होता था। जो भी पावर है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए, जो हमारे लिए उन्होंने एक मिनिस्टर्स अपॉइंट कर रखा था, उस ऑफिस को ख़त्म कर दिया और उसकी जो भी पावर्स थी उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ के पास। नेक्स्ट प्रोविज़न जो लाया गया था इस एक्ट के तहत, वो क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भी कंट्रोल था इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, या फिर जो भी उनकी ट्रीटीज़ थी रिगार्डिंग टू जो ट्राइबल एरियाज़ थे, उसके रिगार्डिंग जो भी ट्रीटीज़ थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, या जो कंट्रोल था इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, 15 अगस्त 1947, मतलब 15 अगस्त 1947 जिस देश को हमारा इंडिया कंट्री आज़ाद हुआ था, उस डेट से उनका जो कंट्रोल था वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, मतलब उसको एंड कर दिया जाता है। मतलब कहने का है कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो अब से क्या थे? इस डेट से 15 अगस्त 1947 से कम्प्लीटली सोवरन थे। इसके अलावा इस एक्ट ने इन प्रिंसली स्टेट्स के लिए एक और प्रोविज़न किया कि ये चाहें, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, ये चाहें तो इंडियन डोमिनियंस के अंदर ज्वाइन कर सकती है, मतलब इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन कर सकती है, इंडियन कंट्री का हिस्सा हो सकती हैं। चाहें तो पाकिस्तान डोमिनियन को ज्वाइन कर सकती है, मतलब कि पाकिस्तान कंट्री का हिस्सा हो सकती हैं। या फिर ये चाहें तो ना तो ये इंडियन काउंसिल उसका हिस्सा होना चाहती है इंडिया का, ना पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहती हैं, तो ये क्या कर सकती है? अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर सकती है, मतलब स्वतंत्र घोषित कर सकती हैं, अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकती हैं। ये प्रोविज़न भी किया गया था इनके लिए, जो कि क्या है कि काफ़ी ख़राब था। इसके लिए ये काफ़ी गलत प्रोविज़न कह सकते हो, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है हमारी कंट्री को। अभी आज की डेट तक भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है इसी प्रोविज़न्स की वजह से। इंडिया पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर जो प्रॉब्लम्स चली आ रही है, शायद अगर ये प्रोविज़न ना होता तो शायद हो सकता है कि वो प्रॉब्लम्स भी ना होती अभी तक इंडिया के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को लेकर। इसी एक्ट के तहत दोनों जो डोमिनियंस थी, चाहे इंडियन डोमिनियंस हो, पाकिस्तान डोमिनियंस हो, दोनों के लिए क्या प्रोविज़न्स किया गया था कि अभी तक देखो, जैसे मैं स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि इंडिया के अंदर लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी प्रकार की कोई गवर्नमेंट नहीं है हमारे पास। तो इन दोनों डोमिनियंस को चलाने के लिए, इनकी गवर्नमेंट को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। तो क्या किया था कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन दोनों को ऑपरेट करने के लिए, शासन को संचालित करने के लिए, ठीक है, क्या किया था? जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं की जो भी प्रांतीय सभाएं थी, मतलब जो प्रोविंसेस थी, उनको ऑपरेट करने के लिए, उनकी में सरकार चलाने के लिए
या उनकी गवर्नमेंट को ऑपरेट करने के लिए कुछ प्रोविजंस किए थे, प्रबंध किए थे, व्यवस्था की थी। देखो ये है कि सिर्फ व्यवस्था की थी, ठीक है कि हाँ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे तब तक कि जब तक तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है, तुम्हारे देश का खुद की, तुम्हारे देश की गवर्नमेंट स्टार्ट नहीं हो जाती है, तुम्हारा सिस्टम स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। और ये भी कहा था कि ये प्रोविज़न भी दिया गया था कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट में चले आ रहे थे, अगर आप चाहो तो उनको एज इट इज़ लागू कर सकते हो, लेकिन अगर आपका मन करता है उनमें किसी भी प्रकार का चेंज करने का, दोनों डोमिनियंस के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को प्रोविज़न दिया गया था कि अगर आपका मन करता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंज करने का, आप लोगों को लगता है कि ये गलत है उसके अंदर, तो आप चाहें तो उस कानून को बदल भी सकते हैं, उसमें थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, उसको चेंज करके अपने कंट्री के अंदर आप लागू कर सकते हो। तो इतनी परमिशंस आज़ादी दी गई थी, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग अपने कानून को लागू कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बट हाँ, शासन चलाने की एक व्यवस्था कर दी थी कि जब तक आपके देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो जाता है, संविधान लागू नहीं हो जाता है, तब तक तो हमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों को चलाने की व्यवस्था, प्रबंध किया था। नेक्स्ट प्रोविज़न इस एक्ट के तहत किया गया था, वो क्या था कि जो ब्रिटिश किंग थे उस टाइम पर, उनके पास क्या होता था, जैसे कोई भी बिल आज की डेट में भी हमारी पार्लियामेंट कोई बिल लेके आती है, बिल पास होता है, तो उसको हम प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं असेंट के लिए, परमिशंस के लिए, प्रेसिडेंट के साइन करवाने के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। तो प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर होती है, जैसे वीटो पावर होती है, ओके, या फिर उस चीज़ को क्या करने की, रिजर्व करने की, रिजर्वेशंस के लिए, फिर आप वापस भेजने के लिए कुछ प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स होती है। उनको आपको फ्यूचर में पढ़ेंगे तब बताएंगे क्या क्या पावर होती है प्रेसिडेंट की। तो सेम इसी प्रकार की कुछ पावर्स थी उस टाइम पर किसके पास, ब्रिटेन ब्रिटेन जो किंग होता था उसके पास, क्योंकि इंडिया के अंदर उससे पहले जो भी बिल्स लागू किए जाते थे या बिल्स लाए जाते थे, उन पर जो ब्रिटेन का किंग होता है उसकी एसेंट जरूरी होती थी, सहमति जरूरी होती थी। बट इस एक्ट के तहत क्या प्रोविज़न किया गया था कि जो ब्रिटेन का जो किंग था उसकी इस पावर को वंचित कर दिया, मतलब ब्रिटेन के किंग को इस पावर से डिप्राइव्ड कर दिया था, वंचित कर दिया, उसकी ये पावर ख़त्म कर दी गई थी इसके बाद, कि ब्रिटेन के किंग की किसी भी प्रकार की सहमति किसी भी बिल पर ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत नहीं है कि आप ब्रिटेन के किंग की परमिशन लें अब किसी भी बिल को लागू करने के लिए, ओके। लेकिन हाँ, ये था कि गवर्नर जनरल जो उस टाइम पे इंडिया के अंदर था, क्योंकि अब जो वायसराय की पोस्ट को चेंज कर दिया था किसमें, गवर्नर जनरल के अंदर, तो जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर इंडिया के अंदर, इनके पास इस चीज़ की फुल पावर थी कि वो उसकी मतलब उस पर एसेंट देने की, अपनी सहमति देने की पूरी पावर थी। और वो किसके ब्याह पर करते थे, ब्रिटिश के जो किंग थे उनके नाम पर जो गवर्नर जनरल थे उनके पास ये पावर ट्रांसफ़र कर दी गई थी, उनके पास ये पावर थी। ब्रिटिश के जो किंग थे उनसे तो पावर ले ली गई थी, बट हाँ जो उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे उनके पास थी इसकी कंप्लीट जो पावर उस बिल पर एसेंट देने की, ओके। और वो किसके नाम पर करते थे, ब्रिटिश किंग के नाम पर। नेक्स्ट प्रोविज़न तो इस एक्ट के तहत किया गया था, वो क्या था कि उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे या फिर जितने भी प्रोविंसेस थी या जितने स्टेट्स थे, जितने राज्य थे, उनके जो गवर्नर थे उनको क्या किया गया था, नॉमिनल हेड बना दिया गया था। अब नॉमिनल हेड और क्या होता है, रियल हेड क्या होता है, ये भी दो डिफरेंट अलग चीज़ें हैं। एक तो होता है नॉमिनल हेड, एक होता है रियल हेड। इसके बारे में फिर कभी देखेंगे, अगर आप सर्च करना चाहें तो गूगल पे जाके सर्च करना, आपको चीज़ें मिलेंगी पढ़ने को। अगर ना समझ में आए तो अभी ज़्यादा दिमाग को जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी इतना डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे हम, इसलिए। तो क्या किया गया था कि जो गवर्नर जनरल है और जो भी गवर्नर्स थे राज्यों के, उनको क्या कर दिया गया था, नॉमिनल हेड नियुक्त किया गया था, मतलब स्टेट का प्रमुख या स्टेट का जो हेड है वो क्या कर दिया गया था, नियुक्त कर दिया गया था। और इनको कैसे कार्य करते थे ये, जो वहाँ की क्या थी काउंसिल थी, जो भी रिस्पेक्टिव काउंसिल थी किसी स्टेट की, तो जो भी ये हेड थे वहाँ के, मतलब गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे, ये वहाँ की जो रिस्पेक्टिव मतलब जो वहाँ की काउंसिल थी, और उस काउंसिल के लिए जो भी मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे ना, जैसे आज की डेट में भी मैं काफ़ी बार इस एग्जाम्पल को बता चुका हूँ। जैसे आज की डेट में हमारे इंडिया के अंदर, हमारे स्टेट की बात कर लेते हैं, स्टेट के अंदर हरियाणा में, अब हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो जो सीएम होते हैं वो किसके ब्याह पे काम करते हैं, वैसे तो रियल हेड है वो, बट किस ब्याह पे काम करते हैं, जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस पे, उनके साथ ही काम करते हैं, ओके। इसके बारे में जब रियल हेड और नॉमिनल हेड के बारे में डिफाइन करूँगा तब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बस फिलहाल थोड़ा समझने के लिए कि इन दोनों को क्या हेड नियुक्त किया गया था, नॉमिनल हेड, मतलब इनको वहाँ का सिर्फ ये समझ लो कि स्टेट का हेड नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकते थे। ये जो वहाँ की काउंसिल्स थी, उस काउंसिल के अंदर जो मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, उस काउंसिल के अंदर जो भी मिनिस्टर्स थे उनकी एडवाइस पर ये काम करते थे। इस एक्ट के तहत जैसे कुछ उपाधियाँ थी, शाही उपाधियाँ दी जाती थी उस टाइम पर, कुछ लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को दे रखी थी, तो उसके पास जो भी शाही उपाधियाँ किसी को मिली हुई थी तो सारी शाही उपाधियाँ ख़त्म कर दी गई। और जैसे कि भारत का जो सम्राट होता है, मतलब एम्परर ऑफ इंडिया,
का जो टाइटल दे रखा था किसी को, ये सब टाइटल्स वगैरह ख़त्म कर दिए गए इस एक्ट के बाद, कि 1947 के एक्ट के बाद इस प्रकार के कोई भी टाइटल अगर किसी इंडियंस को मिले हुए हैं तो वो सब टाइटल्स 15 अगस्त 1947, मतलब जो ये एक्ट था 1947 एक्ट, इस एक्ट के बाद ये सभी टाइटल्स को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट जो प्रोविज़न किया गया था इस एक्ट के तहत वो क्या था कि अब आपको अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में इसी एक्ट के तहत कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो पोस्ट थी उसको क्या कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। किसको? सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट फॉर इंडिया। तो जब ये पोस्ट ही ख़त्म हो गई तो इस पोस्ट के तहत जो भी अपॉइंटमेंट की जाती थी ना सिविल सर्विसेज की, अब पहले सिविल सर्विसेज की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती थी, ठीक है, तो वो भी डिटेल्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत वहाँ से जो सिविल सर्विसेज की अपॉइंटमेंट की जाती थी उसको फिनिश कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जो भी इसके रिगार्डिंग पावर दे रखी थी वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर सिविल सर्विसेज की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, तो सब पावर्स को ख़त्म कर दिया गया। और कुछ पोस्ट पर रिजर्वेशन, जैसे आज की डेट में हमारे नहीं होता सभी पोस्ट के अंदर गवर्नमेंट वैकेंसीज के अंदर रिजर्वेशन का कंसेप्ट होता है, तो इस प्रकार की जो रिजर्वेशन की पावर थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास वो भी ख़त्म कर दी गई। देखो ख़त्म तो होना जायज़ था, लाजमी था, क्योंकि जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की पोस्ट ही नहीं है तो उसके पास जो पावर थी वो भी जाहिर सी बात है ख़त्म कर दी गई। अब हमारा स्टेट इंडिपेंडेंट हो चुका है तो जो भी सिविल सर्विसेज की अपॉइंटमेंट्स वगैरह है वो हमारी कंट्री के थ्रू होंगी। ओके, तो ये सब कुछ एक बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के साथ भी आप लोगों को पढ़ना है। जो 15 अगस्त 1947 से पहले जिस भी किसी सिविल सर्विसेज का किसी मेंबर का एज ए सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट हो चुका था, उनको जो भी पावर्स मिली, वो जो भी चीज़ें उनको जो बेनिफिट्स उनको मिल रहे थे वो कंटिन्यू रहेंगे, उनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया। मतलब ये है कि अभी के बाद सारी पावर्स उनकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास जो भी सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग जो पावर थी ख़त्म हो गई, और जो उससे पहले अपॉइंटमेंट जो हो चुके थे उनमें जो बेनिफिट उनको मिल रहे थे वो सेम टू सेम एज इट इज़ मिलते रहेंगे, उनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। 14 अगस्त और 15 अगस्त के बाद आपको पता है 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा जो देश है इंडिया वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, ब्रिटिश रूल से फ्री हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। मतलब 14 अगस्त को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद होता है, 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो जाता है। दो नए डोमिनियंस का गठन हो जाता है और दोनों के पास अपने, मतलब दोनों क्या थे आज से, मतलब उस डेट से इंडिपेंडेंट थे, सोवरन थे। और जो नया इंडिया बना था, नया इंडियन डोमिनियन था, उसके पहले गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे, लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। ओके, किसको बनाया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे काफ़ी बार, तो याद रखना पहले गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, जो इंडिपेंडेंट इंडिया थे उसके कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो इंडिपेंडेंट इंडिया के। और उसके बाद वही गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एज ए प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाई थी। किसने, गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, मतलब फर्स्ट प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। और 1946 के अंदर आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था, जिसका कार्य था कि इंडिया के लिए, मतलब जो एक इंडिपेंडेंट इंडिया है, सोवरन इंडिया है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना, गठन करना। और उस टाइम पर वही हमारे देश को संचालन करने वाली बॉडी थी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके अलावा हमारे देश में किसी प्रकार की कोई और बॉडी थी नहीं जो हमारे देश को कंट्रोल कर सके, ऑपरेट कर सके। तो उसी को कार्यभार सौंपा गया कि भाई आप जब तक इंडिया के अंदर इलेक्शंस वगैरह नहीं होते हैं, लोकसभा राज्यसभा का गठन नहीं होता है, लोकसभा इलेक्शन नहीं होते हैं फर्स्ट टाइम, तो तब तक आप एज ए पार्लियामेंट के रूप में इंडिया के अंदर काम करना है। और तो फर्स्ट पार्लियामेंट के रूप में इंडिया में किसने काम किया था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 1946 में, जिसका गठन किया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों कार्य करती थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण का कार्य भी करती थी और एज ए पार्लियामेंट का कार्य भी करती थी, मतलब एज ए पार्लियामेंट के रूप में भी कार्य करती थी। तो इसकी दो मीटिंग्स से दोनों अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती थी। किसी दिन इसकी मीटिंग एज ए पार्लियामेंट के रूप में है तो उस दिन ये पार्लियामेंट के रूप में कार्य करती थी, या फिर किसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में तो उस दिन ये संविधान निर्माण का कार्य करती थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने इसको कंप्लीट कवर करने की कोशिश की है। अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट है किसी भी प्रकार का, तो आप अपना कमेंट अपनी जो राय है वो ज़रूर दें। गलत हो सही हो, जैसा भी अच्छा लगे आप लोगों को, तो अपनी राय आप ज़रूर देना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।